नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। जबरदस्त निगाहें इस बात पर हैं कि 2/3 मतदान कल पूरा हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा के साथ बात में नीतीश ने यह कहा कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, एनडीए एकजुट है और हम फिर से सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। नीतीश जी, चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है और आपने देखा ही होगा, आपने 150 से ज्यादा रैलियां भी की है। क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या रुख लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, तो कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने स्वाभाविक तौर पर कम समय चुनाव प्रचार का निर्धारित किया है और पहले ज्यादा समय रहता था तो उसमें अधिक से अधिक जगहों पर हम लोग जा पाते थे। इस बार हर जगह पर जाना तो संभव ही नहीं, लेकिन पहले हम लोगों के मन में था कि कैसे मीटिंग होगी, क्या किया जाएगा। बाद में हुआ कि नहीं, पब्लिक मीटिंग इस तरह से होगी, जो कुछ भी हुआ। लेकिन अब जो हम लोग जो शुरू से जाना शुरू किए हैं, देख रहे हैं, तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है नजर। पहले जैसे पहले होता था वैसे ही देख रहे हैं। तो और लोगों के आने में भी कोई, माने जिसको देख लीजिए कि हमको तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही लोग आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों का रिस्पांस तो पूरे तौर पर है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस तो बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं, हमको इन सब चीजों पर कभी कुछ रहता है। आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं। लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है। पहले जैसा ही है, मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। पिछले 3 चुनाव हमने देखा है कि आप विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, लेकिन हमने शुरुआती दौर में देखा कि जंगल राज और ये सब तमाम चीजों पर चलता चला गया। तो क्या कहीं पीछे छूट रहा है ये सब? नहीं, हम लोग तो पूरी बात कहते हैं जो डेवलपमेंट का है, जो हम लोग इसके लिए समाज सुधार के लिए काम करते हैं, पर्यावरण की भी जो बात हुई, लोगों का जो रिस्पांस है, तो ये हम यही कहना चाहते हैं। इस बात को साबित करता है कि बिहार की जनता के मन की बातें कुछ और है और लोग उसको इंटरप्रेट ठीक ढंग से नहीं करते। अगर मान लीजिए कि लोगों के मन में जो हम लोग कह रहे हैं उसके प्रति लोगों के मन में भावना नहीं पैदा होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े होते ठंड के मौसम में, और कई जगहों पर वर्षापात हुआ था उस दिन। तो आप जरा सोच लीजिए, ये कहने का मतलब ये है कि जो काम किया जाता है यहां के लोगों को पता है, लेकिन बहुत चीजों के बारे में गुमराह करते हैं। पूरे ये कोरोना पीरियड में किस तरह से गुमराह किया गया, करने की कोशिश की गई, क्या हुआ यहां पर बताइए। तो बहुत लोग कह रहे थे बाहर को, भला बताइए कोई बाहर के आने पर हम लोग को रोकता है? ये तो हम जो नेशनल लेवल पर उसके लिए जो गाइडलाइन जारी था उसमें लिखा हुआ था इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं। तो कुछ लोग आ जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने भी तो कहा कि भाई लोग परेशान हैं और यहां से एक जगह की खबर ली गई और यहां पर 3 सेंटर बना करके हर आदमी की बात सुनी गई। जिस राज्य में थे उस राज्य से बात करके कहा गया, बताया गया। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने प्रति व्यक्ति जितने लोगों का हम लोगों को मिल गया, जो भी फोन आता था, जो भी उनको हम लोगों ने 1000 रुपए की मदद भी की और अनेक जगहों पर हम लोग तो चलवाए लोगों के भोजन का इंतजाम, कई दूसरे राज्यों में भी देखा। तो ये सब किया और जब लोग यहां पर, जब हम लोगों का आग्रह हुआ और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, स्पेशल ट्रेन के जरिए लोगों को अपने अपने राज्यों में जाने की सुविधा उन्होंने दी, तो यहां कितनी बड़ी संख्या में 22 लाख के करीब आए। और सोच लीजिए उसमें 8 जगहों से जो आ रहे थे उनको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे थे 14 दिन। और कितनी बार हमने कहा, क्वारंटाइन सेंटर्स को हम लोग नहीं देख रहे थे, वर्चुअल रैली से एकदम एक एक चीज को देख रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और देख रहे थे कि किस प्रकार का इंतजाम है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, उस समय भी बहुत लोग बयान दे रहे थे और मेरी तो आदत नहीं बयान की, हम तो काम करते रहते हैं। काम करते हैं, क्या जरूरत है कुछ करने का, काम करना चाहिए।
हम ये कहना चाह रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर आपने बनाया, बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन चर्चा आज क्या हो रही है? चर्चा हो रही है कि आपने आने से रोका ना, और एकदम बिल्कुल बोगस चीज है। रोजगार लोग नहीं, ये सब चर्चा कुछ लोग अपनी तरफ से करते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। कुछ खास लोग, कुछ लोगों के जो समर्थक हैं वही लोग ये सब बात करेंगे। सब लोगों की बात हम तो उसी समय से कह रहे हैं कि जाकर के पूछ लीजिए गांव में। और आप जानते हैं कि यहां के गांव में इतनी जागृति आई थी कि उसी के गांव का आदमी कोई बाहर से आता था तो उसको अलग रख देता था। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है, तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं। हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। ये कभी संभव है कि आप कितना भी अच्छा काम करिएगा तो सब आदमी आपसे खुशी होगा? बहुत लोग होता है, कई कारण होते हैं जिसके चलते सबको होता है, और कुछ तो सबको मालूम है। ये जो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया, जिसको लेकर के कुछ लोग, खास लोग हैं जो कितनी नाराजगी है मेरे प्रति। आपको क्या लगता है कि ये जो तो कोई लाया नहीं है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार भी खोया, जो बाहर लोग रहते थे बिहार के बाहर। अब उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बिहार में हैं, कुछ ही लोग बाहर गए हैं, उनको काम मिला है। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि रोजगार 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 रोजगार, बेरोजगारी हर साल हर मैनिफेस्टो में, पहले के मैनिफेस्टो में रहा करता था कि इस बार ये क्यों ज्यादा है? क्या कोरोना का? ये सब लोग बोल रहे हैं जी, एकदम बिल्कुल ही फालतू बात है। यहां पर जितने लोगों को जो बाहर से आए हैं, और कितना बढ़िया कि हमने जाकर के फिजिकली देखा कि किस तरह से काम लोग कर रहे हैं, अनेक जगहों पर, अनेक जिलों में काम मिला है, लोगों को काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। सबको सहायता दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीएम को दे दिया गया है और कहा गया कि एक एक जगह काम हुई, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बात लेकिन हम और बता देना चाहते हैं, ये सब काम तो हो रहा है, और जो हम लोगों की पॉलिसी बनी है इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की पॉलिसी के हिसाब में भी कुछ इस ढंग का काम किया गया कि भविष्य में बहुत काम होगा। और एक बात और बता देते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नीचे के लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, और हम लोगों ने सोच लिया कि जैसे हम लोग पहले से ही इस बात को दिए हैं कि लोगों को हम प्रशिक्षित करें, तो जो नई टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करवाएंगे। ये जानना चाहेंगे, आपने इतना काम किया, 15 साल से आप यहाँ पर हैं, काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन हमने इस चुनाव में पहली बार देखा है कि आपके प्रति लोगों की नाराजगी, ऐसा क्यों हुआ? हमको नहीं पता है कि हमको लोग को क्या नाराजगी, नेता लोगों की नाराजगी है। पब्लिक नेता के जो चेला लोग हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, जो हम समाज सुधार का काम किए, वो लोग मेरे खिलाफ नाराज है कि जनता खिलाफ है? आप जरा अध्ययन तो कर लीजिए ठीक से जाके, आप जरा से ठीक से अध्ययन करिए, इन नाराजगी वाले कौन लोग हैं, तुरंत पता चल जाएगा ठीक से। अगर कोई ईमानदारी से इसका सर्वे करेगा तो ठीक से पता चल जाएगा। राजनीतिक दल के मतलब राजनीतिक दल वाले को तो इसका लाभ मिलता है प्रचार में, लेकिन अगर कोई नाराज है उसको गौर से देख लीजिए, उसकी नाराजगी का कारण क्या है। धंधेबाज लोग, उनके फॉलोअर्स, उस तरह के लोगों को है। और इतना काम हुआ, जरा पूछिए तो कितना ज्यादा काम हुआ है, कितना एक्टिविटी बढ़ी है। एक बात जरा बता दीजिए, लोग कहता है बेरोजगारी, तो हमको जरा बता दीजिए कि पहले कोई भी शहर या बाजार में कितना दुकान रहता था, आज कितना दुकान है, जरा बताइए। आप अंदर भी जाते हैं शहर में, मोहल्ला में, तो कितना दुकान है, और दुकान खोले हुए अगर उसका बिकेगा नहीं तो दुकान चलेगा? आप जरा बताइए तो क्या स्थिति है। आप तो छोड़ दीजिए, आप कंकड़बाग को ही देख लीजिए, जो बाईपास पुराना वाला है, अब तो बाईपास आगे बन गया, लेकिन जरा उसके दोनों तरफ शाम होने के बाद कहीं रहता था, अंधेरा ही का दृश्य न था, और अब जरा देखिए तो क्या स्थिति है। इसलिए ये सब बात जो करते हैं, सच्चाई की बात नहीं करते, और ईमानदारी के साथ कोई सर्वेक्षण नहीं करता, लिमिटेड करता है। कुछ लोगों का स्टेटमेंट लेकर के उसी को चलाना, ये सब काम है। और आजकल तो एक सोशल मीडिया का भी हो गया है, सब अपना अपना चलाते रहता, चलाओ भाई, हमको क्या है। हम लोग भी पहले देखते थे, चुनाव के टाइम में ही आप लोग के रैली में गए तो तख्ती लगी रहती थी, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन वो सब इस बार नहीं दिखता। अभी
एक नौकरी का मसला आया है। आप सरकार में हैं, नौकरी तो मैं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं, 10 लाख नौकरी देना संभव है राज्य सरकार? फालतू बात है ये। आप 10 लाख का पोस्ट है, 10 लाख का पोस्ट है, कहां से पोस्ट क्रिएट करिएगा? पहला कैबिनेट का पहला साइन नहीं, क्या करिएगा? है अधिकार, कर दीजिएगा। इससे बढ़कर के गलत बात लोग बोल रहे हैं, जो लीगल बात है ही नहीं, एकदम उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है। सरकारी नौकरी, आप बताइए, हम लोग सरकारी सेवा खाली रहने दे रहे हैं? इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं। बजट क्या था इन लोगों का बताइए तो? 24,000 करोड़ से भी कम बजट था, 2,11,000 करोड़ बजट है। लोगों का तनख्वाह नहीं मिलता था, सबका तनख्वाह मिलता है। ये योजना के मद में पैसा जो थोड़ा बहुत तो भी खर्च कर पाते थे। आज बताइए कितना बड़ा काम हो रहा। तो ये जो बात बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप समझ लीजिए कि सरकार की सेवा में ऐसे ही पद क्रिएट करिएगा क्या? कौन से काम के लिए क्रिएट करिएगा? यहां तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जितना काम कर रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी से लेकर के एक एक चीज के लिए, कॉलेजेस से लेकर के बाकी जितना हम लोग काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं, और जो जितना भी डेवलपमेंट का काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, आप बताइए जो नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए और उन सब चीजों के लिए जो जितना जिस तरह से हुआ, ये कभी आज तक किया है क्या? ये बोलते रहता है। ये जरा बताइए तो, इन लोगों का जब राज था तो कौन को किसको पीटे थे यहां पर पटना में? आप जरा देख लीजिए। और हम लोगों का आया तो जितने लोग भी हैं, आप बताइए, पढ़ाई करते हैं, और हम लोगों ने सब टीचर के बराबर देना शुरू किया है, चाहे संस्कृत वाले हों, सब लोगों को जो हम लोगों ने देना शुरू किया है बराबर दे रहे हैं। तो आप जरा ये समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोग तो इतना काम कर रहे हैं, तो कौन चीज का पद क्रिएट करेंगे भाई? आप पद क्रिएट करेंगे तो इन लोगों की बात जो है हम एक बार देखें, और यूं ही हमको पता चला कि अगर ये जितनी बात बोल रहे हैं, 3-4 तरह की बात बोले, अगर इन सब बातों को किया जाए तो एक साल में 1,44,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की जरूरत है। 1,44,000 करोड़ रुपए आप कहां से लाइएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप थक चुके हैं। आप वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। 2004 में वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं न टायर्ड होता हूं, न रिटायर होऊंगा, न टायर्ड होऊंगा। आप क्या कहिएगा? हमको क्या के लिए कुछ करना? ये कर थक गए हैं आप। मजा ले ना भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे। ये अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों को ठीक से नहीं पता चलता है वस्तुस्थिति। अच्छा, ये कह रहे थे कि जैसे अब क्या है, किसी को लग रहा है क्या? किन किन जगहों पर कोई मालूम है, जानकारी है कि किस चीज को किस तरह से करना चाहिए? तो खैर चलिए, हमको कोई मतलब युवा पीढ़ी जो आप देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी हो, चिराग हो, जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं, आप पर सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना, जबकि आपकी छवि के बारे में कोई बोलता नहीं, आपको बुरा नहीं लगता? हमको क्या मतलब है? हम तो कोई नोटिस भी नहीं लेते, बोलने दीजिए। हम तो आपको बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यही सुझाव दिया गया है कि मेरे खिलाफ बोलोगे खूब पब्लिसिटी मिलेगी। लो पब्लिसिटी, वोट भी मिलेगा। अब क्या होगा नहीं होगा, जनता मालिक, हमको क्या मतलब है? आप तो सेवा किए। तो आपको नहीं लगता कि आपने सेवा की है तो उसका फल तो मिलेगा ना? आप तो हमको क्या है, आप चाहते हम किसी पर अविश्वास कर सकते हैं? हमारा काम है काम करना। लेकिन 15 साल आपने ये सरकार चलाया है, और पीएम मोदी ने भी कहा अपने भाषणों में कि आपका ज्यादातर वक्त जो है यूपीए सरकार के साथ ही, मतलब जो शासन का काल है वो गया है, और इनके साथ जो है डबल इंजन की सरकार 3.5-4 साल तक चला है। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार से आपको फायदा हुआ, बिहार में फायदा हुआ? तो स्वाभाविक तौर पर केंद्र में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनकी सरकार है, तो उनके माध्यम से तो देश भर के लिए काम हो रहा है, बिहार के लिए तो एडिशनल काम हुआ ही है। लेकिन पहले भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार, हम लोग तो अपने मेहनत से काम किए ना। एक सवाल ये कहना चाहेंगे कि 2013 से पहले जो बीजेपी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन था, जो ट्यूनिंग थी,
वो इस बार लगता है कहीं ना कहीं कुछ जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आ रही है, आपको लगता है कि तालमेल उसी तरह का है या बेहतर हुआ है दोनों के बीच में? हम लोगों का बीजेपी का हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप जरा बताइए, तो वही लोग ना मेरे बारे में बोल रहे हैं। हम कहे हैं कि हमको कहिए कि हम प्रधानमंत्री, हम किसी प्रधानमंत्री जी को या उनके पार्टी के नेता को किसी से हमारी बात हुई है कि आप हम ही को बनाइए? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो इन सब चीजों के बारे में सोचते भी नहीं। तो उन्हीं लोगों की तरफ से कहा। बार बार ये भी कहना कि कम सीट भी आएगा तब भी बनाएंगे। ये क्या मुख्यमंत्री क्या आएगा नहीं आएगा, ये तो मीडिया के लोग पूछते हैं, लोग जवाब देते हैं। हम कहने गए हैं, हम कुछ कहने गए हैं कि हमको बनाइए? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, और हमारा कोई संबंध में कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीटें आएंगी इस बार लगता है आपका कुछ आकलन? जनता मालिक है, जनता फिर भी जाने, आपका हम लोगों को क्या है? आपका आकलन बड़ा सही होता है, अंडर करंट पकड़ लेते हैं। हम ये सब आकलन अभी हम लोग क्यों करेंगे? हमको क्या मतलब है आकलन का? जनता मालिक है, जो जनता की इच्छा होगी करेगी। नीतीश कुमार कहते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार में मैं सोचना मेरा काम नहीं, मैं सिर्फ बिहार में काम कर रहा हूं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज तक से खास बातचीत की। ये कहा कि क्योंकि बिहार से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, संसाधनों की काफी कमी है, हम कोशिश करेंगे कि पलायन रुके। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी ने राजनाथ सिंह से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक होकर आ जाते हैं बिहार में। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर उनके सामने तमाम सवाल रखेंगे। पहला सवाल तो राजनाथ जी मैं बिहार से ही जोड़कर आपसे पूछूंगी। आमतौर पर जब से 2014 खासकर हमने देखा है, लहर की बात हो जाती है, हवा की बात हो जाती है। इस बार क्या वो आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है यहाँ या विरोध में? नहीं, इस समय जो चुनावी लहर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इसके साथ है। आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल मुझे अब तक जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, सार्वजनिक सभाओं में जनता का मुख देखने के बाद मैं ही नहीं कोई भी स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि एनडीए को वहां पर क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल हो सकती है। 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, जब उसकी तुलना लोग पिछले 15 साल से करते हैं, जिस तरह श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे वहां के, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि सचमुच 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए। चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल हो, पुलिया हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इम्प्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए तो बिहार के विकास में काफी तेजी आई है। उसके पहले का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, चाहते हुए भी जितना वो विकास करना चाहते थे नहीं कर पाए। कारण यह था केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जितना सहयोग बिहार की सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट केंद्र में बनने के बाद मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वहां पर गैर एनडीए सरकार क्यों न रही हो। जितना अधिकतम सहायता उस राज्य के विकास के लिए मुहैया कराई जा सकती है, वह सहायता उन्होंने मुहैया कराई है और उसका परिणाम बिहार में प्रत्यक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है। जनता उसे स्वीकार करती है। रोजगार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या वो लुभावना है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा 10 लाख, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार। 19 लाख का है, हम उस सारे रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पर आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% बेरोजगारी, और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? यानी उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक, लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए
नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। और इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं नीतीश कुमार के साथ। कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं, तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना आपके साथ। बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा ऐसी ये परिवर्तन? समय तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन 3.5 वर्ष 4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है उसका एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना। ये 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक्स खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए। यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय यदि और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में नमाज पर बवाल मचा है। 2 लोगों ने यहां पर नमाज पढ़ी। ये 2 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। एक का नाम फैसल खान है और एक उसका साथी है। इन्होंने कहा कि हमने सद्भावना के नाम पर यहां पर नमाज पढ़ी है। दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन। तो ये प्रेम सौहार्द नहीं है, ये उसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिस प्रोपेगेंडे से वो यहाँ आया है। मथुरा के मंदिर में नमाज पर छिड़ा फसाद। उन दोनों के बारे में तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि ये किसी न किसी षड्यंत्र के तहत में आए। मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे मकसद क्या है? क्या यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? आप करिए, आप बोलिए, जामा मस्जिद है आपकी, जैसे हमारा भगवान कृष्ण का ये मेन मंदिर है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, आप जामा मस्जिद में एक हवन करा के दिखाइए। किसने दी मंदिर में नमाज पढ़ने की परमिशन? जहां कृष्ण की भक्ति होती है वहां क्यों पढ़ी नमाज? मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कृष्ण नगरी मथुरा के बरसाना में नंद बाबा का मंदिर है, लेकिन मंदिर में 2 लोगों के नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल हुई तो हंगामा मच गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि आखिर इन दोनों लोगों ने मंदिर में नमाज क्यों पढ़ी? आज हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने वाले ये लोग कौन हैं और कैसे मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही मंदिर के अंदर नमाज की तस्वीरें वायरल हुई, मंदिर में उस जगह शुद्धिकरण किया गया। आप देख सकते हैं कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया जा रहा है। यहाँ विशेष हवन और पूजा पाठ का आयोजन किया गया, मंत्रोच्चार किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, 29 अक्टूबर की ये लगभग 11:30-12 बजे की घटना है। 4 लोग यहाँ आए और उस दिन मंदिर के जो सेवायत थे वो कान्हा गोस्वामी थे। दरवाजे पे ही कान्हा गोस्वामी को मिले। उन्होंने टोपी पहन रखी थी। कान्हा ने उनको टोका कि वो मुस्लिम प्रतीत हो रहे। उनका, आप मुसलमानों के मंदिर में क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति, दोनों धर्मों को मानने वाले हैं। भगवान कृष्ण में हमारी आस्था है। और जैसे उन्होंने रसखान रहीम के उदाहरण दिए, रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी और बोला हम उनको मानते हैं तो हम दर्शन करने आए। तो दर्शन करना एक हिंदू सनातन धर्म जैसे उदारवादी होते हैं, उन्होंने उनको बोल दिया कि आप दर्शन करनिए। दर्शन करने चले गए। राजभोग का समय था। कान्हा जो पुजारी हैं वो मंदिर की परंपरा के अनुसार वो मंदिर में अंदर गए प्रदा करके भोग रखने के लिए। उसके बाद इस जगह पे जहां हम खड़े हैं, ये मंदिर का गेट नंबर 2 है। इसके बाद यहाँ बिल्कुल एकांत था। यहाँ कोई नहीं, इक्का दुक्का इस गेट से यात्री आते हैं। उस वक्त कोई नहीं था। उन्होंने इसी जगह पर अपना काला जो कपड़ा कंबल जैसा था बिछा कर, जो फोटो में दिख रहा है, उसके बाद उन्होंने वो कृत्य किया है और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। नंद बाबा मंदिर के परिसर में नमाज पढ़ने की ये तस्वीरें 29 अक्टूबर की है। उसी दिन दिल्ली के 4 लोग मंदिर परिसर में पहुंचे थे।
यहाँ उन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म के आपसी सद्भाव की मिसालें दी, भगवान श्री कृष्ण और पैगंबर के संदेश सुनाए और मंदिर में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। ये हम देखिए सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 कोस पे निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, तो इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जाननहार। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं, उद्धव और अस्खान में क्या था? उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते कि ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया। और यही इस्लाम धर्म में भी प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है? तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो दाढ़ी रखे, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। तो यही धर्म का मेन मतलब है। आज तक की टीम नंद बाबा मंदिर के अंदर ठीक उसी जगह पहुंची जहां 2 लोगों ने नमाज पढ़ी थी और मंदिर के पुजारी से बातचीत करके ये समझने और जानने की कोशिश की आखिर 29 अक्टूबर को क्या हुआ था। ये वो जगह है जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। हम आपको दिखा दें, ये जो आप इलाका देख पा रहे हैं, यहीं पर बिल्कुल जगह पर नमाज पढ़ी थी। अगर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊं तो दरअसल ये है वो जगह, बिल्कुल इसी जगह पर खड़े वो तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर। उसके बाद आप उस समय थे, देख रहे थे जब ये सब हो रहा था? हम नहीं थे, आपको अंदाजा नहीं था? हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। दरअसल में कल जब हमने ये फोटोज वगैरह देखे तब हमें इस चीज का ये मामला पूरा संज्ञान है, तो हमने पता भी किया। दरअसल में एक आदमी हमारा जो था दर्शनार्थी, वो जो आया था, तो उसने यहाँ बातचीत की, तो उसने देखा कि जब हम लोग आए थे तो यहाँ जैसे ही वहां से निकला, वो उधर से निकला था, उन्होंने निकला भाई हम क्या कर रहे हो, तो वो इतना सुन के ही यहाँ से ऐसे निकल गए। फिर वो तो अगर नमाज अता उन्होंने की होती तो नमाज अता करने में वो इतना वो उठते नहीं और जाते नहीं। दूसरा आप देखिए, वो केवल वो फोटोज करा के, वो पता नहीं उनका क्या प्रोपेगेंडा था, उसके पीछे क्या उनकी साजिश। तो फोटो खींचने पर ही संदेह है कि दरअसल उसका मकसद क्या हो सकता है। जी, उन्होंने किस उस मतलब मकसद से यहाँ पे मंदिर में नंद भवन, ये देखिए भगवान कृष्ण की मुख्य क्रीड़ा स्थली है, ये कोई वो स्पेशल प्रोपेगेंडे के साथ में यहाँ आया है। मंदिर के पुजारी का दावा है कि जो फैसल खान धार्मिक सद्भावना की बातें कर रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद फोटो वायरल कर देंगे। जो ये प्रेम और सद्भावना और सौहार्द की बात जो वहां पे जो हमसे कर रहे थे, ठीक उसके विपरीत ये हमसे, जैसे कालनेमी ने भगवान हनुमान जी को रोका था, उसी के हिसाब से इन्होंने हमको, हमारे साथ छल और कपट के साथ में जो ये व्यवहार किया है, जो हमारे साथ में हमको झूठ बोल के वहां से ये उस हिसाब से हमसे, वहां तो ये प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हैं और यहाँ आके ये कुकृत्य करके और यहाँ से ये लोग फोटोज वायरल करके मंदिर को बदनाम। आज तक ने मंदिर के पुजारी से बात की तो आज तक फैसल खान के पास भी पहुंचा वही शख्स जिसने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी और ये पूछा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। क्या हो गया अगर मैं हमने वहां जाके, ये कौन सी साजिश है कहीं जाके कोई नमाज पढ़? ये डेलिबरेटली आप नमाज अता तो कहीं और भी कर सकते थे। नहीं, वो वहां मंदिर की तरफ से बोले आपको भजन ही तो करना। अब मुझे बार बार अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ किसी को ये कहते हुए कि झूठ बोल रहे हैं ये, लेकिन आप कौन, आप यहाँ बिना इजाजत के मेरा बाइट तो नहीं लेंगे ना। तो ये बात है, और सद्भावना के लिए हमें लगा नहीं कि मंदिर में नहीं, मंदिर के प्रांगण में तो वो पढ़ ली। और वो 4 फोटो भी हम लोग ने वायरल नहीं किए। हम कोविड की वजह, हमारी सद्भावना यात्राएं पैदल भी होती हैं, साइकिल भी होती हैं, सवारी पे भी होती हैं, और अब कोविड की वजह से तो छोटी थी, 4 लोग थे, तो उस वजह से छोटी सी यात्रा थी और काफी साइकिल से चल रहे थे, तो उसमें वहां पे उस समय हुआ, हमने कहा चलो पढ़ लेते हैं, फिर निकलना है बस। मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि फैसल खान ने छल किया है, धोखे से नमाज पढ़ी है। फैसल खान कह रहे हैं कि उन्होंने मंजूरी लेकर नमाज पढ़ी है। अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? मंदिर की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज करा दी गई है। मुकदमा भी दर्ज करवाया? जी बिल्कुल, मुकदमा कराया है और मुकदमा पे हम सरकार से या पुलिस प्रशासन से बार बार यही अपील करते हैं कि इस पे जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो पहले तो, कि ये आदमी किस उद्देश्य से यहाँ आया है। बड़ा षड्यंत्र या बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी नजर आती है, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि जो आदमी केवल कभी वहां तो प्रेम की बात करता है और यहाँ आके फोटोज वायरल करके, केवल फोटोज खींच के वो वायरल करता है और बोलता है हमने मंदिर प्रशासन से अनुमति लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं, और वो भी इस जगह पे। तो मथुरा पुलिस ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, फिर अब आप क्या करेंगे? तो जो FIR दर्ज करने के बाद होता है वो सब, हम उसको FIR से तो हम भाग नहीं रहे हैं ना।
मंदिर सेवायत की तहरीर पर फैसल खान, चांद मोहम्मद और उनके 2 साथियों आलोक और नीलेश गुप्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर दर्ज हुई है। फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, मथुरा, आज तक। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले इन दोनों लोगों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनकी नमाज पढ़ने की इस हरकत पर संत समाज में जबरदस्त गुस्सा है। मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब शुद्धिकरण हुआ तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस बात पर आपत्ति दर्ज की। हमसे ये प्रेम और सौहार्द और सद्भावना की बात कर रहे हो कि ये इनका प्रेम सौहार्द सद्भावना है? मंदिर में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना, पुजारियों को बिल्कुल छल रहे हैं। ये सनातन धर्म पर चोट की है, इन्होंने आस्था पर प्रहार किया है। सरकार से और कानून से प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और जो तथ्य है ईमानदारी से जो सत्यता है वो सामने आए। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज की तस्वीरों ने देश क्या दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और पूरा संत समाज गुस्से में है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, जबकि मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं अगर मंदिर में नमाज पढ़ी तो उसका शुद्धिकरण क्यों किया गया। राम कथा करें, अपने मस्जिदों में रामायण का पाठ करें, अपने मस्जिदों में हरे नाम कीर्तन करें, लेकिन मंदिर में नमाज हम किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शासन प्रशासन से सरकार मांग करते हैं कि इस पर तुरंत से तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मेरा एक सवाल इस पर यह है कि मैंने भी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, हिंदू धर्म की किताबें। मुझे गीता में, रामायण में या वेद में कहीं इस तरह का कोई श्लोक नहीं मिला, कि इस तरह की कोई बात नहीं मिली कि अगर कोई मुसलमान मंदिर में नमाज पढ़ ले तो उसका शुद्धिकरण किया जाए। मुस्लिम लोगों ने और वहाँ नमाज पढ़ी है, ये तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है, और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और एफआईआर की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने की और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न करे। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस कानून व्यवस्था बहाल करने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। तो वहाँ जो सेवा में रहते हैं उनकी तरफ से तहरीर दी गई है, मुकदमा रजिस्टर किया गया है और निश्चित रूप से जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मंदिर दर्शन भी करने आया है तो और परिक्रमा लगाने आया है, क्योंकि मंदिरों में तो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है, लेकिन मंदिर में करने की अनुमति नहीं रहती है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना और लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है, और सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें संपूर्ण रूप से विफल साबित हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे तथा हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे निकल करके जमीन पर काम करे, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करे, सांप्रदायिक विद्वेष के लिए काम ना करे। समाज के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है, योगी जी की होती है। समाज में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो रही हो, उसको कानून व्यवस्था के दायरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। लेकिन यूपी सरकार साफ साफ कह रही है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक। और अब खबर फ्रांस के कार्टून विवाद की। कार्टून विवाद के बाद जबरदस्त हमारे देश में प्रदर्शन हुए, लेकिन अब सरकार का एक्शन शुरू हो चुका है। एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र पर भड़काऊ भाषण देने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, वारंट जारी हुआ तो वो फरार हो गया। वहीं शायर मुनव्वर राणा पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है, उन पर भी कार्रवाई होगी।
फ्रांस के प्रोडक्ट के फोटोज हैं। फ्रांस के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ तो विरोध प्रदर्शन करने वालों की जुबान बेकाबू होती चली गई। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फरहान जुबैरी पर भड़काऊ बयान देने पर संगीन धाराओं में केस दर्ज हो गया है। कोई उनकी तरफ एक भी उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे। कोई उनकी तरफ अगर आंख उठाकर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सब तंज फरहान जुबैरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं और उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। फ्रांस की एक पत्रिका में जो है मोहम्मद पैगंबर के कार्टून को लेकर एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कुछ प्रकाशित हुआ था। उसी को लेकर जो है उसके द्वारा टिप्पणी करते हुए जान माल को नुकसान कर देने की जो है धमकी दी गई है और इस तरह की जो है वार्ता की गई है। इसी संबंध में जो है थाना सिविल लाइन पर धारा 153 और 506 IPC में फरहान जुबैरी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अलीगढ़ में पुलिस फरहान जुबैरी को तलाश कर रही है तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये FIR मुनव्वर राणा के उस बयान को लेकर दर्ज की गई है जिसमें उन्होंने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। तो अगर हमने जो बात हमने कही थी हम उस पर कायम है। अब उसको बना के जो पेश किया जाए घुमा फिरा के, तो एक बात आप समझ लें, न मैं बयान बदलू हूँ, न मैं जबान बदलू हूँ, न मैं मकान बदलू हूँ और न मैं दल बदलू हूँ। जो मैंने कहा है अदालत में जाना है, ठीक है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कार्टून विवाद पर धरना प्रदर्शन बयानों के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक।